हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आनंद एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे बोर्ड द्वारा 2025 ट्वेल्थ क्लास के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 2 पार्ट आपने देख लिए होंगे। आज हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे। आ जाओ बेटा। आपके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपको कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा कि अचार बनाने के लिए कच्चे आम को लवणीय जल में रखा जाता है। तो सांद्र लवणीय जल आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि कंसंट्रेट जो साल्ट वाटर है या सांद्र लवणीय जल है उसमें यदि कच्चे आम को रखा जाता है तो बेटा परासरण की क्रिया होगी, और परासरण की क्रिया होगी तो कच्चा आम है वो जल का क्या कर देगा बेटा? क्षरण कर देगा, और जल के क्षरण से क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? कौन सी क्रिया होगी बेटा? परासरण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? परासरण होगा, और परासरण के द्वारा क्या होगा बेटा? कच्चा जो आम है, कच्चा आम क्या कर देगा? जल का क्षरण कर देगा, जल का क्षरण कर देगा, और जल के क्षरण से क्या हो जाएगा बेटा? संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। तो आपका यही सवाल था, आपको यही कहा गया था कि कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होगा? तो परासरण की क्रिया होगी, कच्चा आम जल का क्षरण कर देगा और आम क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। ये परासरण का उदाहरण है। परासरण की क्रिया का क्या है बेटा? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा लिखिए? परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। परासरण दाब की परिभाषा से पहले हमें परासरण की क्रिया पता होनी चाहिए। परासरण क्या होता है? तो हम बात करेंगे पहले परासरण की। परासरण क्या होता है बेटा? परासरण होता है जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा एसपीएम सेमी परमेटिव मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक के अणु, ये बेटा मैंने इधर विलायक ले लिया, शुद्ध विलायक के अणु, इधर बेटा मैंने क्या ले लिया? विलयन ले लिया। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ये मैंने क्या ले लिया बेटा? विलयन ले लिया कोई। अब आपको यही कह रहा है कि आपको परासरण दाब की परिभाषा पूछ रहा है, तो परासरण दाब की परिभाषा के लिए हमें परासरण पता होना चाहिए। तो परासरण क्या होता है? विलायक के अणु, ये विलायक के अणु हो गए, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ये बेटा मान लो पी वायु द्वारा कोई दाब लगाया जा रहा है, इधर भी क्या लगाया जा रहा है? वायु द्वारा कोई दाब लगाया जा रहा है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वायु दाब के अतिरिक्त एक दाब लगाया जाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है बेटा? परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब पाई कहलाता है। आपको परासरण दाब की परिभाषा पूछी थी। परासरण दाब की परिभाषा से पहले हमें परासरण पता होना चाहिए, और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त लगाया गया दाब ही क्या होता है? परासरण दाब होता है। और परासरण मैंने क्या बताया? अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और वही बात, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब पाई कहलाता है। समझ में आया बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको क्या कह रहा है? क्या होगा यदि CuSO4 के विलयन का लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं, या क्या होगा, या क्या हम CuSO4 के विलयन का लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं? समझाओ। आपको CuSO4 का विलयन दे रहा है, आपको एक सॉल्यूशन बना के दे दिया CuSO4 का, ये पात्र ले लिया, और पात्र किसका है? लोहे का है। लोहे के पात्र में किसका भंडारण कर सकते हैं? CuSO4 का भंडारण कर सकते हैं क्या?
CuSO4 का भंडारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? जैसे ही CuSO4 है वो किससे अभिक्रिया करेगा? Fe से अभिक्रिया करेगा। Fe किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस में कौन विस्थापित हो गया बेटा? कॉपर विस्थापित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई, Fe है वो अधिक क्रियाशील होता है किससे? कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण Fe किसको प्रतिस्थापित कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में डालेंगे, तो लोहे के पात्र में डालते ही लोहे का पात्र क्या हो जाएगा बेटा? छिद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिद्रित हो जाएगा। तो हम इसको बेटा लोहे के पात्र में भंडारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? आपको वेग स्थिरांक की यूनिट दे रखी है और आपको अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। बड़ा आसान सवाल है। हमें पता है वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? के बराबर होता है बेटा मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स होती है। अब आपको क्या कह रहा है कि आपको किसी वेग स्थिरांक के की यूनिट दे दी है और अभिक्रिया की क्या पूछी है? कोटि पूछी है। तो आप अभिक्रिया की कोटि आप n बराबर क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। n बराबर क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे। n बराबर क्या रख के देख लेंगे? 2 रख के देख लेंगे। तो जहां भी सेकंड इनवर्स आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी बेटा? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इधर क्या रख के देखा बेटा? सबसे पहले मैंने 0 रख के देखा, तो मैंने n बराबर वैल्यू क्या रखा? 0 रखा। तो जैसे ही 0 रखा तो k बराबर मैंने क्या कह सकता हूं? मोल। n की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसका मतलब यहां पर k की यूनिट क्या निकल के आई? k की यूनिट निकल के आई बेटा मोल 1 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स निकल के आई। क्या ये सेकेंड इनवर्स निकल के आई? नहीं निकल के आई। मतलब यदि अभिक्रिया की कोटि 0 है तो आपकी वेग जो स्थिरांक की इकाई है वो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स निकल के आएगी। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि 0 तो नहीं है। अब n की वैल्यू कितनी रख के देख लें? 1 रख के देख लें। तो k बराबर हम यहां से क्या कह सकते हैं? हम यहां से कह सकते हैं कि k बराबर मोल, क्या कह सकते हैं बेटा? k बराबर मोल, यहां 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हमने कोटि कितनी मानी है? 1 मानी है। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा? 0। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? k बराबर सेकेंड इनवर्स। जब आपने अभिक्रिया की कोटि 1 मानी तो आपकी यूनिट k की क्या निकल के आई? सेकेंड इनवर्स। और आपको यही दे रखा है कि वेग स्थिरांक की यदि वेग स्थिरांक की इकाई यदि क्या है? सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इस क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन क्या जाएगा? आप क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1। तो यहां से लिख सकते हैं कोटि बराबर कितनी हो गई? कोटि बराबर हो गई बेटा 1। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या कह रहा है? अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रभाव को समझाओ। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव को समझाओ। समझाते हैं बेटा एक ग्राफ की सहायता से। अभिक्रिया निर्देशांक व ऊर्जा के मध्य सक्रियण ऊर्जा E के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये मैंने मान लिए ये मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट है कोई, और रिएक्टेंट से अभिक्रिया कहां चल रही है बेटा? प्रोडक्ट की तरफ चल रही है। अभिक्रिया R2P की तरफ चल रही है। इसमें ये जो आपके लिए अभिक्रिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चल रही है, ये बेटा ये मान क्या कहलाएगा? सक्रियण ऊर्जा इसकी E सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? E कहलाएगी। ये कब है? ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। कब है बेटा? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। अब क्या कह रहा है कि भाई उत्प्रेरक की उपस्थिति में बताओ अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में लेंगे तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? अभिक्रिया की बेटा क्या? सक्रियण ऊर्जा, ये मान लो EA1 है और ये मान लिया मेरे पास क्या है? EA2 है। तो अभिक्रिया की क्या कम हो गई बेटा? सक्रियण ऊर्जा कम हो गई। भाई सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है EA1 क्या है? ग्रेटर देन है किससे? EA
तो उससे ग्रेटर देन है। तो यहां पर अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा कम हो गई तो अभिक्रिया वेग का मान क्या हो गया, बढ़ गया, अभिक्रिया वेग का मान बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई यदि ये जो है ये किसकी उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बात कर रहे हैं। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि भाई जो अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है भाई, उत्प्रेरक की उपस्थिति में Ea सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सक्रियण ऊर्जा के मान कम होने से क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग R है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया जल्दी कंप्लीट या पूरी हो जाती है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ा अभिक्रिया कर, अभिक्रिया वेग पर, अभिक्रिया वेग का मान बढ़ गया क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, लैंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताइए बेटा। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइडों की कितनी होती है, +3 होती है। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल होता है, समझाइए क्यों। भाई देखो एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है बेटा, HCOOH। अब ये कह रहा है कि भाई एसिटिक अम्ल, यदि मैं एसिडिटी की बात करूं या अम्ल की प्रबलता की बात करूं, किसकी बात करूं, अम्ल की प्रबलता की बात करूं, अम्ल की प्रबलता की बात करूं, क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल होता है। इसका मतलब HCOOH है वो कम, सॉरी वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है। HCOOH क्या है, ज्यादा एसिडिक है, किससे, एसिटिक अम्ल से ज्यादा एसिडिक है। रीजन बताओ। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अम्ल क्या होता है बेटा, अम्ल वो होता है जो H+ का क्या कर दे, त्याग कर दे। H+ को क्या कर दे बेटा, त्याग कर दे। जो जितनी जल्दी H+ का त्याग करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। जो जितनी जल्दी क्या करेगा, H+ का त्याग करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। H+ के त्याग को ही क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। अब देखो वैसे तो ये दोनों ही क्या करेंगे, H+ का त्याग करेंगे, ये भी करेगा और ये भी करेगा, ये दोनों ही क्या है, अम्ल है। लेकिन ज्यादा प्रबल अम्ल कौन है, फॉर्मिक अम्ल है, किसकी तुलना में, एसिटिक अम्ल की तुलना में। समझो कैसे, एसिटिक अम्ल की जब हम बात करेंगे, एसिटिक अम्ल CH3COOH, बेटा एसिटिक अम्ल पर कौन सा समूह लगा हुआ है, +I समूह लगा हुआ है। +I समूह, +I समूह मतलब दाता समूह है। दाता समूह कौन सा है बेटा, एल्किल समूह जो है वो कैसा समूह है, दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। तो यहां पर कौन सा समूह लगा हुआ है, CH3C+OOH, दाता समूह +I समूह लगा हुआ है। और +I समूह क्या करेगा, अम्लता को, सॉरी इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा तो यहां से H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा। लेकिन फॉर्मिक अम्ल की बात करें, फॉर्मिक अम्ल पर कोई भी +I समूह नहीं लगा हुआ है। फॉर्मिक अम्ल पर कोई भी +I समूह नहीं लगा हुआ है। और कोई भी +I समूह नहीं लगा होने के कारण जितनी प्रबलता से ये H+ निकल सकता है उतनी प्रबलता से एसिटिक अम्ल का H+ नहीं निकल सकता। और यही कारण है, कहा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल की अम्लता ज्यादा होती है किनसे, एसिटिक अम्लों से। तो दोनों ही अम्ल है लेकिन एसिटिक अम्ल ज्यादा प्रबल है। प्रबल किसकी तुलना में, फॉर्मिक अम्ल ज्यादा प्रबल है किसकी तुलना में, एसिटिक अम्ल की तुलना में। और इसका कारण क्या है, क्योंकि एसिटिक अम्ल पर कोई भी +I समूह उपस्थित नहीं है। और एसिटिक अम्ल पर +I समूह उपस्थित है, फॉर्मिक अम्ल पर कोई भी +I समूह उपस्थित नहीं है। इस कारण जो फॉर्मिक अम्ल है वो ज्यादा अम्लीय होगा, किससे, एसिटिक अम्ल से। समझ में आया बेटा, आगे चलते हैं। आपको क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित, वही बात, यदि अम्लता का सवाल पूछा है तो क्षारकता का भी पूछा जाएगा। आपको वही क्षारकता से, बेसिसिटी से एक सवाल पूछा है, आपको कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित करें। बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्य में मतलब सबसे अधिक क्षारीय और सबसे कम, सबसे अधिक क्षारीय बताओ और सबसे कम क्षारीय बताओ, सबसे अधिक और सबसे कम क्षारीय बताओ आप। क्षारकता का क्रम पूछा है और क्षारकता का क्रम एमिनो में पूछा जाता है। एमीन दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है आपको एथेनेमीन, एक आपको दे रखा है अमोनिया, एक आपको दे रखा है एरोमेटिक एमीन। क्षारकता का अच्छा सवाल है बेटा। एक आपको दे रखा है एलिफेटिक एमीन, सबसे पहले दे रखा है, समझो इस कॉन्सेप्ट को, एलिफेटिक एमीन, ध्यान से समझो, एलिफेटिक एमीन। एक आपको दे रखा है बेटा यहाँ पर अमोनिया और एक आपको दे रखा है यहाँ पर एरोमेटिक एमीन C6H5NH2। ध्यान से समझो, एलिफेटिक एमीन ज्यादा क्षारीय है, अमोनिया ज्यादा क्षारीय है या फिर एरोमेटिक एमीन ज्यादा क्षारीय है। एलिफेटिक एमीन का उदाहरण दे रखा है एथेन एमीन, एथेन एमीन दे रखा है। इनमें ज्यादा क्षारीय कौन है? अमोनिया है और एरोमेटिक ArNH2 जिसको एनिलीन भी कहते हैं, एनिलीन है। देखो भाई, क्षारकता का मतलब या क्षारीय का मतलब क्या होता है बेटा? अम्लता में जो H प्लस को त्याग दे और क्षारकता में बेटा जो H प्लस को ग्रहण कर ले। जो जितनी जल्दी H प्लस को ग्रहण करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा। इस बात को ध्यान रखना, जितनी जल्दी H प्लस को, जितनी जल्दी H प्लस ग्रहण करेगा वो उतना अधिक क्या होगा? प्रबल क्षारीय होगा। अब H प्लस को ग्रहण क्यों करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित होता है? लोन पेयर उपस्थित होता है। लोन पेयर पर कौन अटैक करेगा? H प्लस, और H प्लस अटैक करेगा तो H प्लस कौन करेगा? नाइट्रोजन ग्रहण करेगा। अब जो इसमें जितनी जल्दी ग्रहण करेगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ध्यान से समझो, सबसे पहले मैं बात करता हूं एरोमेटिक एमीन की, बात करता हूं एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीनों में नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित होता है? लोन पेयर उपस्थित होता है। यहां से माना कोई H प्लस आया और H प्लस क्या करेगा? नाइट्रोजन ग्रहण करेगा। नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बेटा एरोमेटिक एमिनो में क्या होता है? अनुनाद होता है। क्या होता है? अनुनाद होता है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर कहां पार्टिसिपेट करते हैं? नाइट्रोजन के लोन पेयर अनुनाद में, रेजोनेंस में भाग लेते हैं और रेजोनेंस में भाग लेने के कारण, रेजोनेंस में भाग लेने के कारण H प्लस को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसके कारण एरोमेटिक एमीनो की क्षारकता है, वो एरोमेटिक एमीनो की क्षारकता जो है वो बेटा सबसे कम होती है। एरोमेटिक एमिनो की क्षारकता सबसे कम होती है। क्यों सबसे कम होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो कहां पार्टिसिपेट कर लेते हैं? कहां भाग ले लेते हैं बेटा? अनुनाद में भाग ले लेते हैं। इस कारण H प्लस का या H प्लस को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते और यही कारण है कि एरोमेटिक एमिनो की क्षारकता सबसे कम होती है। चलो भाई, सबसे कम किन किन से कम होती है? हम बात कर रहे हैं बेटा किससे? एलिफेटिक एमीन से। दूसरा नंबर मैं लेता हूं एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन की बात कर लो भाई। एलिफेटिक एमीन उदाहरण दे रखा है आपको C6H5NH2 उदाहरण दे रखा है। एथेन एमीन दे रखा है, 1 डिग्री के एमीन है एथेन, सॉरी ये तो एरोमेटिक एमीन ही लिख दी, दोबारा से लिखते हैं। आपको दे रखा है, आपको दे रखा है C2H5NH2 एथेनेमीन दे रखा है। अब देखो भाई, यहां पर नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित है? लोन पेयर उपस्थित है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित है, साथ में बेटा कौन उपस्थित है? प्लस आई समूह उपस्थित है। साथ में कौन उपस्थित है? प्लस आई समूह। प्लस आई समूह का काम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाना। तो नाइट्रोजन पर पहले से क्या है? लोन पेयर है, प्लस आई समूह लगा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा तो H प्लस को आसानी से क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और H प्लस को आसानी से आकर्षित करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? क्षारीय। और इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। इसकी क्षारकता बढ़ जाएगी। अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया भी क्या करेगा बेटा? अमोनिया NH3। तो अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया के पास भी क्या है? लोन पेयर। पर अमोनिया के पास क्या नहीं है? कोई भी
प्लस आई समूह उपस्थित नहीं है। इसके कारण ये H प्लस को तो ग्रहण करेगा, H प्लस को तो आकर्षित करेगा, परंतु किसकी तुलना में कम करेगा? एलिफेटिक एमिनो की तुलना में कम करेगा, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने के लिए कौन उपस्थित है? प्लस आई समूह उपस्थित है, पर यहां पर कोई भी प्लस आई समूह उपस्थित है नहीं है। तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा यदि क्षारकता होती है वो किनकी होती है? एलिफेटिक एमिनो की होती है। सबसे ज्यादा क्षारकता किनकी होती है? एलिफेटिक एमिनो की। फिर हम बात करते हैं कौन होता है बेटा? अमोनिया होता है। और फिर हम बात करते हैं कौन होता है बेटा? एरोमेटिक एमीन होती है। तो यदि आपसे क्रम पूछे तो आप ये कहेंगे कि एलिफेटिक एमीन, फिर कौन हो गया बेटा? अमोनिया, और सबसे कम कौन हो गया बेटा? एरोमेटिक एमीन। तो उदाहरण में आपको क्या पूछा है? आपको उदाहरण में पूछा है कि आपको बढ़ता हुआ क्रम बताना है क्षारकता का, किस किस में? एथेनामीन, एनिलीन और अमोनिया में बताना है। तो बढ़ता हुआ क्रम सबसे कम किसका हो गया? सबसे कम हो गया, सबसे कम क्रम हो गया C6H5NH2 एनिलीन का हो गया। उससे ज्यादा कौन हो गया बेटा? उससे ज्यादा हो गया अमोनिया, और सबसे ज्यादा कौन हो गया? एलिफेटिक एमीन C6H5NH2 एथेनामीन हो गया। तो बेटा ये इनका क्या हो गया? बढ़ता हुआ क्रम हो गया, क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम। तो याद रखना ये जो मैंने बात बताई है, कौन सी बात? कि यदि आपको एमिनो की क्षारकता का क्रम पूछे तो आप कहेंगे सबसे अधिक एलिफेटिक एमिनो की, फिर अमोनिया, और सबसे कम कौन होता है? एरोमेटिक एमीन होता है, क्योंकि एरोमेटिक एमिनो में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको कह रहा है क्या होता है जब ग्लूकोज Br2 व जल से अभिक्रिया करता है? रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको यह भी पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण दीजिए, या ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज है वो जल व Br2 से ब्रोमोनीकरण से कौन सा उत्पाद बनाता है, या इस अभिक्रिया से हमें क्या सिद्ध होता है? क्या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है? तो आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप ग्लूकोज लें, मैंने कहा कि CHO CHOH का होल फॉर CH2OH, ये आपका क्या है बेटा? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को आप अभिक्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? Br2 प्लस में जल से करा रहे हैं। तो Br2 प्लस में जल से करा रहे हैं, तो बेटा एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो COOH, CHOH का होल फॉर CH2OH बनेगा। और ये कौन सा एसिड होता है? ग्लूकोनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। और क्वेश्चन में यही कह रहा है आपको कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 व जल से कराते हैं, तो रासायनिक समीकरण आपकी ये रही, और किसका निर्माण होता है? ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है? एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, क्योंकि एल्डिहाइड का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका सेक्शन बी शुरू हो गया है। अच्छा, सेक्शन ए आपका खत्म हो गया है, जिसमें एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक और वन लाइनर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब देखिए आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, और भी अच्छे क्वेश्चन है, समझो बेटा। आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि परासरण की परिभाषा लिखिए। समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम भी बताइए। मैंने अभी आपको इसी मॉडल पेपर में आपको बताया था कि परासरण दाब क्या होता है, और परासरण दाब से पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि परासरण क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने ये बात, इसी वीडियो में मैंने आपको देखने को मिलेगी। मैं दोबारा बात करता हूं किसकी, ये क्वेश्चन आ भी गया है कि परासरण की परिभाषा लिखिए। दोबारा बात कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। परासरण की परिभाषा, परासरण क्या होता है? परासरण को समझो, परासरण की प्रक्रिया को समझो। ये बेटा मेरे पास शुद्ध विलायक है, और ये मेरे पास कोई विलयन है। विलयन में बेटा विलय प्लस में विलायक, ये मेरे पास शुद्ध विलायक है, और इधर मेरे पास क्या है बेटा? विलयन है।
ये मेरे पास क्या है, SPM है, सेमी परमिटिव मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। परासरण क्या होता है बेटा? परासरण शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से, ये शुद्ध विलायक के अणु है, शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। वापस से सुनना, मैंने कहा कि शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता से किधर गमन करते हैं बेटा? उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये मैंने विलयन लिया है कोई, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो यहां पर कोई वायुमंडलीय दाब P वायु लग रहा है, और यहां पर भी कोई वायुमंडलीय दाब क्या लग रहा है? P वायु लग रहा है। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ये बात हमने चर्चा थोड़ी देर पहले की थी कि वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब के लिए हमें परासरण पता होना चाहिए, ये थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी। तो हमने बात किसकी की? परासरण की बात करी। परासरण क्या कहलाता है? दोबारा देखें, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के शुद्ध अणुओं का निम्न सांद्रता से किधर बेटा? उच्च सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसके साथ हमने परासरण दाब भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V विलयन वाहनों के ईंधन को ठंडा करने के काम में आता है। इसमें जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात करो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले भी बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपको जल की मात्रा मिलीलीटर ml में पूछी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझो, क्या कह रहा है? 35% V/V विलयन है। लो भाई मान लिया हमने, क्वेश्चन के अनुसार गिवन है आपको 35% क्या है? V/V विलयन है। इसका मतलब क्या है? पहले इसके मतलब को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है? 35% V/V का मतलब है कि भाई प्रति 100 ml में, क्या कहना चाह रहा है भाई? प्रति 100 ml में 35 ml जो है वो क्या उपस्थित है? एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है, C2H6O2 उपस्थित है। 35% V/V एथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण है। इसका मतलब वो आपको कहना चाह रहा है कि प्रति 100 ml में 35 ml क्या उपस्थित है? एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित है। अब देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपसे किसकी मात्रा पूछ ली? आपसे पूछ ली जल की, जल का आयतन पूछ लिया बेटा, किसमें? मिलीलीटर में पूछ लिया। अब आपको पता है कि यहां पर V विलय आयतन मतलब V विलय, विलय का आयतन कितना है बेटा? भाई 35 ml है। कितना है? 35 ml है। अच्छा V विलियन, V विलियन का आयतन कितना है भाई? विलियन का आयतन कितना है? 100 ml है। आप लोग जानते हैं कि विलियन का आयतन या V विलियन बराबर क्या होता है बेटा? V विलय प्लस में V विलायक होता है, V विलायक होता है। अब यदि प्रति 100 ml में 35 ml एथिलीन ग्लाइकोल है तो बाकी कौन है बेटा? जल है। और आपसे किसकी मात्रा पूछी है? जल की मात्रा ही पूछी है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन है 100 ml, विलय का आयतन है 35 ml, प्लस में आपको पूछा है V विलायक ml में ही पूछा है। तो आप यहां से क्या कहेंगे? V विलायक बराबर 100 ml माइनस 35 ml। तो आपके पास किसकी मात्रा आ जाएगी? V विलायक की मात्रा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 65 ml। V विलायक की मात्रा आपके पास क्या आ गई?
65 ml आ गई। और विलायक कौन है बेटा? जल है। कौन है? जल है। तो जल बराबर कितना आ गया? 65 ml आपके पास आ गया। क्वेश्चन आसान था, बस समझना था कि आपको क्या कहना चाह रहा है। आपको यही कहना चाह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V विलियन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है, तो जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन था, 2 स्टेप क्वेश्चन था, देखते हो जाना चाहिए था। तो यहां पर आपके पास विलायक की मात्रा यानी जल की मात्रा कितनी निकल के आती है? 65 ml निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके काइनेटिक्स से पूछ रखा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का या अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ये आपको दर्शाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे हुए। ये भी है एक 90% वाला क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछा हुआ है कई बार। आ जाओ बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि भाई अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90.9% पूरा होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। इस बात को हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करनी है तो मैं क्या कह सकता हूं भाई? सबसे पहले मैं प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण लिखूंगा। फर्स्ट ऑर्डर की क्या लिखूंगा? समाकलित वेग समीकरण लिखूंगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर की समाकलित वेग समीकरण क्या कहती है? आपको कहती है कि t बराबर 2.303 अपॉन में क्या होती है भाई? के लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपॉन में अंतिम सांद्रता, ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ये आपकी समाकलित वेग समीकरण है। इस समीकरण में आपको क्या कह रहा है? आपको क्या कह रहे हैं कि भाई आपका T 99.9% यदि कोई अभिक्रिया पूरी हो रही है तो उसके अर्धायु काल का वो 10 गुना होती है। ये आपको सिद्ध करना है। देखो भाई, माना यदि अभिक्रिया 99.9% पूरी हो रही है तो हमें क्या मानना है? प्रारंभिक सांद्रता। भाई ए है, ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। तो हम क्या कहेंगे? माना प्रारंभिक सांद्रता अभिक्रिया के लिए क्या होगी भाई? प्रारंभिक सांद्रता अभिक्रिया के लिए क्या होगी? सो रही होगी। प्रारंभिक सांद्रता क्या रही होगी? सो रही होगी। तभी तो अभिक्रिया कितनी पूरी हो गई? 99.9% पूरी हो गई। तो 100 प्रारंभिक सांद्रता इस अभिक्रिया के लिए रही होगी। अंतिम सांद्रता आपको दे रखी है। अंतिम सांद्रता क्या होगी बेटा? a माइनस एक्स। इसमें 100 में से कितनी पूरी हो गई? 99.9% ये अभिक्रिया आपकी पूरी हो गई। आगे देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम यहां से कह सकते हैं कि T 99.9% बराबर क्या कह सकते हैं? 2.303 अपॉन में क्या कह सकते हैं? के लॉग बेस 10 कह दो, या लॉग ए की मात्रा कितनी दे रखी है? 100। ए कितना है बेटा? 100। कंप्लीट कितनी हो गई बेटा? 99.9 पूरी हो गई। यहां से समीकरण आपकी क्या बन के आएगी? यहां से हम कह सकते हैं कि T क्या कह सकते हैं भाई? T 99.9% बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग 100 अपॉन में 100 में से 99.9 गया तो कितना बचा बेटा? 0.1। कितना बचा? 0.1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं T 99.9% बराबर 2.303 के लॉग 1000। कितना लिख सकता हूं बेटा? लॉग 1000। आगे समीकरण क्या बन के आएगी? log 1000 या फिर 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं इसको? 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं? 3। या log 1000 का मान कितना? 3। 10 टू पावर 3 रखोगे तो 3 कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहां से इस समीकरण के बारे में क्या लिख सकते हैं? T 99.9% बराबर 2.303 अपॉन में के इंटू में कितना आ गया बेटा? 3 आ गया।
ये 3 किससे गुणा होगा, 2.303 से गुणा होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, T 99.9% बराबर आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 6.909 अपॉन में क्या आ गया के। समीकरण नंबर कितनी आ गई बेटा, एक। आगे मैं क्या कह सकता हूं, आपको क्या कह रहा है, टी हाफ अर्धायुकाल की कह रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना होता है, 0.693 अपॉन में क्या होता है, के होता है। समीकरण नंबर बेटा कितनी बना दी, 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम तुलना करके बताएंगे, सिद्ध करेंगे कि भाई T 99% है, वो अर्धायुकाल का कितना है, 10 गुना है। ये हम सिद्ध करेंगे। तो हमारी पहली समीकरण T 99.9% बराबर क्या आया था, आपका आया था 6.903 अपॉन में के। टी हाफ की जो आपकी समीकरण है वो क्या है, 0.693 अपॉन में बेटा के। ये आपका आया था समीकरण 1 था, और ये क्या था बेटा, समीकरण 2 था। आगे चलते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस समीकरण को, ये के कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। तो यहां से समीकरण क्या बनेगी, T 99.9% अपॉन में T हाफ बराबर क्या है, 6.903 अपॉन में के। ये बेटा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, इनटू में के अपॉन 0.693। के से क्या गया बेटा, के कट गया, 0.693 किससे बेटा, 6.903 से कितनी बार कटेगा, 10 टाइम। कितनी बार जाएगा, 10 टाइम जाएगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से आपके पास क्या है, यहां से आया है T 99.9% अपॉन में T हाफ किसके बराबर आया, 10 के बराबर आया। और हम यहां से क्या कह सकते हैं, T 99.9% बराबर क्या हो गया, T हाफ कहां चला जाएगा बेटा, इधर, 10 T हाफ। और यही हमें सिद्ध करना था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्धायुकाल का कितना होता है, 10 गुना होता है। और हमारे ये आंसर आपका आ गया, और यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। आया समझ में। हमने यहां से शुरू किया, सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मानी, 100 मानी, ए माइनस एक्स किया। तो ए कितना है, आपकी प्रारंभिक सांद्रता 100 है, कंप्लीट कितनी हुई है, 99.9 पूरी हुई है अभिक्रिया। यहां से हमने ये कैलकुलेशन करके ये बात सिद्ध करी है कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। क्लियर है, यही हमें सिद्ध करनी थी। आगे चलते हैं भाई, आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डी और एफ ब्लॉक से पूछा हुआ है। आपको कह रहा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये बहुत सदा से चला हुआ, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते, या फिर वो ये कहता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं होते, क्यों, समझाइए। तो आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी से सवाल पूछा है, और वही क्वेश्चन रिपीट किया है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, कारण दीजिए। हाँ भाई, संक्रमण तत्वों की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व जो है वो क्या होते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका डी उपकोष जो है वो क्या हो बेटा, डी उपकोष रिक्त हो। डी उपकोष क्या हो बेटा, रिक्त हो। वो उनकी ग्राउंड स्टेट में भी और वो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था में भी, दोनों ही अवस्था में डी यदि रिक्त है, ऑक्सीकरण अवस्था में या फिर उसकी मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में, यदि डी ब्लॉक तत्वों का डी क्या है बेटा, रिक्त है, तो वो कैसा तत्व है, संक्रमण तत्व है। यदि डी रिक्त नहीं है, या तो मूल अवस्था में या फिर संक्रमण ऑक्सीकरण अवस्था में, डी 10 है, डी कितना है, 10 है। यदि डी 10 है, मूल अवस्था की बात कर ले या फिर इसकी कौन सी, ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर ले, यदि दोनों में ही डी 10 है तो ये क्या नहीं होते बेटा, संक्रमण
तत्व नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? संक्रमण तत्व नहीं होते। उदाहरण के लिए कह रहे हैं जिंक की बात कर लेते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीनों की बात कर लेते हैं। तो एक की बात कर ले, हम जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक क्या है भाई? Zn30 होता है। हम बात करते हैं मूल अवस्था की। तो सबसे पहले हमने मूल अवस्था की बात करी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है। मूल अवस्था में भी D क्या है बेटा? D10 है, 3d10 है। मूल अवस्था में भी D10 है। यदि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था में जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? 2 त्यागता है। तो 2 त्यागता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? आउटरमोस्ट सेल से जाएंगे। आउटरमोस्ट सेल कौन है बेटा? इसकी 4s है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 4s क्या रहा? 0। 3d क्या रहा? 10 रहा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में भी D फुलफिल रहा। D क्या रहा? फुलफिल, भरा हुआ रहा। और यदि D भरा हुआ है, D10 है, तो वो बेटा संक्रमण तत्व नहीं है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी की जब हम बात करते हैं तो इसका 3d10, इसका बेटा 4d10 और इसका बेटा 5d10 फुलफिल होता है, पूरा भरा होता है। और यदि D10 भरा है, यदि मूल अवस्था में या संक्रमण अवस्था में, तो वो संक्रमण तत्व नहीं होता। और यही कारण है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो डी ब्लॉक के तत्व हैं पर संक्रमण तत्व नहीं है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।